आज के शो में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। इससे तंग आ गए हैं ये इतना, मैं कहता हूँ ये इससे जान छुड़ाओ बस। पेट्रोल बड़ा है, जो बहुत ही गरीब है, जो मजदूरकार है वो पिस रहा है और कोई भी नहीं पिस रहा। पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की बढ़ती कीमत एफबीआर की जानिब से 16 अरब रुपए के रिफंड्स गैर कानूनी तौर पर दिए जाने का इंकशाफ। नैब इजलास में एफबीआर के अफसरान और एहलकारों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। तकरीबन 12 रुपए से जायद का जो इजाफा है ये किस तरीके से अवाम को हिट करने वाला है, इस पर आज तफसीलन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे। एक खबर जो आज हमने देखा कि शहबाज राणा साहब की एक खबर भी आज लगी हुई थी कि तकरीबन 200 अरब रुपए का एक फिस्कल स्पेस यानी क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। शायद 200 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर ने फंड्स मांगे हैं। अगर फिस्कल स्पेस क्रिएट होती है जिसके जरिए इस महंगाई के इम्पैक्ट को ऑफसेट करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा मुमकिन है या नहीं है? और फिर जो रीसेंट इजाफा पेट्रोल की कीमतों में हुआ है, जो होश रुपा इजाफा हुआ है, जिस इजाफे से यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं कि आम आदमी जो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, जिसकी बिल्कुल परचेसिंग पावर बुरी तरह मुतासर हो चुकी थी, उस पर क्या फर्क पड़ने लगा है? माशी तौर पर किन चीज़ों पर महंगाई में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इस इजाफे के साथ तफसीलन बात करते हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब प्रोग्राम में पहले हिस्से में साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर खजाना। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताइएगा कि कितना आप देखते हैं इसका कि जो महंगाई पे पड़ने लगा है, जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, आम आदमी की जिंदगी कितना मुतासर होगी? कहां कहां हिट लगेगा इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक जो इस साल जो अफरात-ए-ज़र हमने देखा है, जिसमें नुमाया तौर पर हर महीने इजाफा होता रहा है जी। उसमें एक बात जो बड़ी अहम है वो ये कि दो चीजों की कीमतों की वजह से, सिर्फ दो चीजों की कीमतों की वजह से 40% आपका जो अफरात-ए-ज़र हुआ है। और वो दो चीजें क्या हैं? एक है बिजली के जी डॉक्टर हफीज पाशा साहब, तो अब आपको अंदाजा हो गया जी डॉक्टर साहब कि इन दो चीजों की वजह से कितना असर पड़ता है आपके प्राइस लेवल पर, अफरात-ए-ज़र। इसमें दोनों असरात हैं, एक तो डायरेक्ट असर है और दूसरा फिर जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इजाफा होता है तो हर चीज जो है खाने पीने की वो भी, उसमें भी इजाफा है। तो अब जो एक साथ हुकूमत ने बहुत सी चीजें की हैं, डॉक्टर हफीज पाशा साहब की आवाज़ हम तक, अच्छा डॉक्टर साहब को रिकनेक्ट करते हैं। इन द मीन वाइल नाज़रीन, डॉक्टर हफीज पाशा साहब जो बता रहे हैं कि महंगाई पर कितना असर पड़ने लगा है, आम आदमी से जब जाके पूछने और जाना कि आखिरकार वो क्या कहते हैं इस महंगाई और इस इजाफे को जो पेट्रोल की कीमतों में हुआ है, लेट्स हियर दिस फर्स्ट के लोगों ने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस। कीमतें बढ़ रही हैं, हम परेशान हैं, रिक्शे वाले मजदूर आदमी हैं तो इतने परेशान हैं, हमारे घर के गुजारे नहीं होते। बताओ हम क्या करें? सवारी हमें पैसे नहीं देती, मकान किराए के हम लोग कहाँ से पूरी करें? रोड पे कारोबार नहीं है, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। हमें इस हुकूमत से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो सारी उम्मीदों पे हमारा पानी फिर गया। हम यकीन करें, हमें बड़े शिकवाए थे इनके साथ। ये कह रहे थे कम होगा, अब इन्होंने और भी बढ़ा दिया है। ये तो हमारा खून पीने वाला काम हो गया ना। हम तो गरीब पहले भी मर रहे हैं, ये तो हम और भी मर जाएंगे। पेट्रोल से जो है ना हमारा सारा निज़ाम चलता है। जब पेट्रोल महंगा होता है हमारे गाड़ियों का किराया वही रहता है। आधी रात को जनाब पेट्रोल को 12 रुपए पर लीटर के हिसाब से इन्होंने महंगा कर दिया है, जिसका असर डायरेक्टली जो है ना वो जो छोटा तबका है, जो गरीब तबका है उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि इससे हर चीज़ जो उसकी ज़रूरियात की चीज़ होती है, रोज़मर्रा की चीज़ होती है, वो उस पर असर पड़ता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये आवाम को रिलीफ दे, रिलीफ देने के बाद फिर आस्ता आस्ता इसको बढ़ाए, यानी कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आवाम पिस जाए। डेली 500 का पेट्रोल लगता है, छोटी सी मेहरान है, ठीक है। ऑफिस जाते हैं वापस आते हैं, तो अगर किसी की सैलरी 40,000 हो, 500 का डेली पेट्रोल खर्च करे तो उसका किस तरह वो सारे सर्कल चलेगा? इससे तंग आ गए हैं ये इतना, मैं कहता हूँ ये इससे जान छुड़ाओ बस।
पेट्रोल बढ़ा है, जो बहुत ही गरीब है, जो मजदूरकार है, वो पिस रहा है और कोई भी नहीं पिस रहा। जी डॉक्टर पाशा साहब, ये बताइएगा कि आप बता रहे थे कि इसका जब इम्पैक्ट पड़ने लगा है, किस तरीके से पड़ेगा? महंगाई अफराते ज़र की शरह कहाँ तक चली जाएगी जो 13% पर ऑलरेडी आ चुकी है? आप क्या देखते हैं, कैलकुलेशंस क्या कहती हैं, प्रोजेक्शंस क्या हैं इसकी, इस हवाले से? डॉक्टर हफीज पाशा साहब, तो मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर हफीज पाशा साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी डॉक्टर साहब, जब तक हम रिकनेक्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि आज गवर्नमेंट की तरफ शहबाज गिल साहब भी, शाजिया मरी साहब ने क्या कहा था। लेट्स हियर इसके दोनों की तरफ से क्या कहा गया, ऑपोजिशन भी क्या कह रही है, हुकूमत भी क्या कह रही है। लेट्स हियर, दोनों शॉट सुनते हैं। कीमतें डायरेक्ट हिट करती हैं आपके खाने पीने की अशिया की कीमतों को। आज मेरा कल 13% थी इन्फ्लेशन, और आज यकीनन इस ऐलान के बाद, जो कि रात के अंधेरे में किया गया, उसके बाद एक नई कीमत हमारे सामने आएगी और एक नई शरह महंगाई की हमारे सामने होगी। तो हम इस इजाफे की मजम्मत करते हैं और इस हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ये इजाफा पेट्रोल में, डीजल में वापस लिया जाए। शहबाज गिल साहब ने जो कहा, ये भी सुन लेते हैं। अच्छा, इससे पहले कि शहबाज गिल साहब को, हफीज पाशा साहब साथ आ चुके हैं। हफीज पाशा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? हफीज पाशा साहब जी जी बिल्कुल आ रही है। जी पाशा साहब, ये बताइएगा क्या आप देखते हैं इसका जो असर है अफराते ज़र पे? प्रोजेक्शंस क्या कह रही हैं, ये नंबर्स कहां तक जाएंगे? 13% से और बढ़ जाएंगे, क्या होगा? यकीनन गुंजाइश, अफसोस से कहना पड़ता है कि बढ़ने की गुंजाइश है, और ये हो सकता है कि 15 से 16% हो जाए, और ये रफ्तार जो है ये कुछ अरसे के लिए कायम रहे। लेकिन पाशा साहब, ये मुझे बताएं कि IMF का जो प्रोग्राम है, उनकी जो प्रोजेक्शंस आई हैं, टारगेट्स आए हैं, तो वो बड़े एक तो उन्होंने कहा है जी कि आपका जो इन्फ्लेशन रेट है, उन्होंने कहा है कि जो एक एवरेज 9% उन्होंने जनवरी से जून का कहा है मंथली रहेगा। फिर एक उन्होंने करेंसी की प्रोजेक्शन है उनकी जो तकरीबन 167-168 के दरमियान कुछ इसके आसपास है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रोजेक्शन उन्होंने दी हैं। तो वो प्रोजेक्शंस फिर क्या हैं? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो कमोडिटी प्राइसेस 90 से ऊपर चली गई हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारे तमाम चीजें बेहतर रहेंगी। ये किस तरह की प्रोजेक्शंस है और ये किस तरह आती हैं प्रोजेक्शंस ये वाली? दरअसल हुआ ये कि IMF की जो 6th रिव्यू पे नेगोशिएशंस जो हैं वो बहुत अरसा चली। अक्टूबर से आगाज से लेकर ये तकरीबन नवंबर के एंड तक चली। ये हमारी तारीख का सबसे लंबे नेगोशिएशंस थे एक रिव्यू में। तो नतीजा ये कि इसके दौरान कीमतों में तब्दीली आती रही, और जब उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया, वो थोड़ा सा इस जो डेट है उसका वो बहुत पहले है, और जो पिछले दिनों जो हमने ट्रेंड देखा है जनवरी और फरवरी के अब ट्रेंड, वो उन्होंने कैप्चर नहीं किया है। और इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये जो प्रोजेक्शंस की गई हैं 6th रिव्यू की रिपोर्ट में, ये बिल्कुल अब नामुनासिब और इर्रेलेवेंट हो चुकी हैं। हुकूमत को मैं हैरान हूं कि उन्होंने किस तरह इन फिगर्स को एक्सेप्ट किया है। अब इसके बेसिस पर हमें सारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और इंडिकेटिव टारगेट्स जो हैं अगले 7वां, 8वां, 9वां रिव्यू के लिए फिगर्स तब्दील करने पड़ेंगे, इसलिए कि IMF के अजम्पशंस हद से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं। अच्छा, और ये जो प्रोजेक्शंस हैं, ये प्रोजेक्शंस IMF ने यकीनी तौर पे स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिलकर ही की होंगी ना पाशा साहब, या ये खुद तो नहीं कर सकता IMF? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, और मैं हैरान हूं कि दो बड़े इदारे जिसमें यकीनन कैपेसिटी मौजूद है कि वो प्रोजेक्शंस को देखें और IMF से डिस्कस करें, क्यों ऐसा नहीं हुआ। अब आप ये सोचिए कि जिस दिन ये रिपोर्ट रिलीज हुई है उस वक्त रुपए की कदर जो थी तकरीबन 174 रुपीस तक पहुंच चुका था, और इन्होंने जो अस्यूम किया है वो 167 रुपीस पर डॉलर। तो सरासर नामुनासिब, और मैं समझता हूं कि IMF की भी कॉम्पिटेंस और उनकी काबिलियत पे भी कुछ सवाल उठते हैं यकीनन।
अच्छा, उन्हें क्योंकि वो तो आप कह रहे हैं 1-2 महीने पहले था, तो वो तो इसको कैप्चर नहीं कर सके। यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के इदारे, स्टेट बैंक, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो इनसे क्या हुआ? और अब अगर एक रियलिस्टिक एक बनाते हैं ये सारी प्रोजेक्शंस, तो क्या जरूरी है बनाना है इससे पहले कि हम अगले रिव्यू में जाएं? और नहीं बनाते तो नुकसान क्या होगा हाफिज भाई साहब? नुकसान ये होगा कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अजम्पशंस पे बेस्ड हैं। अच्छा, हद से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक। आपको हैरत होगी ये सुन के कि उन्होंने ये कहा है कि जनवरी से जून तक हमारे दरामदाद में कमी आएगी पिछले साल के 6 महीने को देखते हुए। ये तो बिल्कुल सरासर गैर मुमकिन सी बात है। अब आप सोचिए कि तेल की कीमत $94 फी बैरल हो चुकी है और उस वक्त वो $50-60 फी बैरल थी। तो ये सरासर हुकूमत इसमें फंस जाएगी कि ऐसे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं जिसके अगर वो उनको पूरा नहीं कर पाते तो रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा, पैसे नहीं मिलेंगे। अभी भी हमें $3 अरब मिलने हैं। हमें रीनेगोशिएट करना है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया खास तौर पे, जो कि बिल्कुल सरासर इस वक्त गलत हैं। ऐसे में हफीज भाई साहब हम फंस भी चुके हैं। दूसरा मुझे ये भी बताएं कि फिर आलमी सतह पर जो तेली कीमतें हैं, इनका प्रोजेक्शन क्या आ रहा है इस वक्त ग्लोबली, और ये क्या आपको लगता है कि ये कुछ जाके थमेंगी या फिर ये और बढ़ेंगी, और क्या पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतों में मजीद इजाफा होगा? खतरा इस बात का यकीनन है। एक तो जो यूक्रेन रशिया में जो इस वक्त कॉन्फ्रंटेशन है उसके नतीजे में इजाफा तो हुआ है, मगर बात यह है कि पिछले कुछ सालों से दुनिया में जो सरमायाकारी है वो आपकी उसमें नहीं हुई है, तेल की एक्सपेंशन में, और ज्यादा जो है शिफ्ट हुआ है सोलार एनर्जी की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो कैपेसिटी मौजूद नहीं है, और जो मुल्क इस वक्त तेल पे डिपेंडेंट हैं ज्यादा और रिन्यूएबल एनर्जी पे कम है, पाकिस्तान की तरह, उन पर बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। खुदा न खास्ता ये भी हो सकता है कि ये कुछ महीनों में या हफ्तों में $120 फी बैरल तक पहुंच जाए। ये कुछ प्रोजेक्शंस मौजूद हैं, $120 तक पहुंच सकती हैं। और रफीक साहब, मुझे आप ये बता सकते हैं लास्टली, क्योंकि हमने ये भी आज खबर देखी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि शायद 200 अरब रुपए उनको दे दिए जाएं अलग से, ताकि ऑफसेट किया जा सके महंगाई के इम्पैक्ट को, कुछ सब्सिडाइज पेट्रोल दिया जा सके, मिनिमम वेज को 25,000 तक लेके जाया जा सके, बाइक्स को बिलखुसूस कुछ सस्ता पेट्रोल फराम किया जा सके। आपको लगता है इतना रूम है, इतना फिस्कल स्पेस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास कि दे कैन एलोकेट 200 बिलियन रुपीस फ्रॉम द PSDP टू द प्राइम मिनिस्टर के वो ऑफसेट करें इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को? इज इट पॉसिबल? अगर IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान रहना चाहता है और 7वां 8वां 9वां रिव्यू कंप्लीट करके $3 अरब और लेना चाहता है, तो जो जून के एंड का टारगेट है कि प्राइमरी डेफिसिट जो है 0 होना चाहिए, यानी कि आपका जो खसारा है वो आप जब उसमें से सूद की पेमेंट निकालें तो 0 हो जाए, तो बिल्कुल गुंजाइश मौजूद नहीं है। और इस वक्त हुकूमत ने 1-2 और चीज़ें करनी हैं बीच में, तो उसके नतीजे में खर्चे में इजाफा हो रहा है, और पेट्रोलियम लेवी से जो रेवेन्यू टारगेट की जा रही है वो यकीनन अब नहीं मिलेगी। तो इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हम सब चाहते हैं कि रिलीफ हो, मगर अगर आपको प्रोग्राम के टारगेट्स मीट करने हैं तो ये बहुत गैर मुमकिन और मुश्किल। अच्छा भाई साहब, मुझे लास्टली, अगर आपने अभी कहा था कि $120 तक ऐसे भी प्रोजेक्शंस है कि तेल जा सकता है आलमी मार्केट में, अगर $120 तक खुदा ना खास्ता जाता है ये आलमी मार्केट में 1-2 महीने के अंदर अगले, तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कहाँ तक चली जाएगी? देखिए, पेट्रोल की कीमत आपकी जो है इस वक्त आप ये देखें कि 160 रुपए के करीब है पेट्रोल की कीमत जी। खुदा न खास्ता अगर ये $120 तक चली जाती है तो इसमें तकरीबन, अब मैं आपको क्या बताऊं, 200 रुपए से सिग्निफिकेंटली ज्यादा हो जाएगी।
चलिए, अल्लाह ताला खैर करे, दुआ कर सकते हैं। और आपका शुक्रिया अदा करते हैं हफीज़ पाशा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया। आपने ना कि आलमी सतह पर क्या हो सकता है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या हो सकता है। ये नंबर सुन के तो मैं इस वक्त फौरी तौर पर ब्रेक लूँगा, क्योंकि 200 रुपये से ज़्यादा वो कहते हैं कि जा सकता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में $120 पर बैरल पे पहुँचता है तेल, तो पाकिस्तान में 200 रुपये पर लीटर क्रॉस कर सकता है। इंतहाई ख़तरनाक फिगर है। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मज़ीद गुफ्तगू तेल की कीमतों पर भी होगी और हम अपने दूसरे पैनल की तरफ जाएंगे और उनसे जानेंगे FBR के कुछ मामलात पे बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पेट्रोल की बढ़ती कीमत नामंजूर, नामंजूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अभी आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की, जो कह रहे थे कि अगर जो प्रोजेक्शंस है आलमी सतह पर कि इंटरनेशनल मार्केट में तेली कीमतें $120 फी बैरल तक जा सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में ये होगा कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो 200 रुपये पर लीटर से ऊपर जा सकती है। तो ये एक अंधोनाक, एक ख़तरनाक, एक आप जो भी कहें इसको, एक मुस्तकबिल का मंजरनामा है जो आपके सामने बयान किया गया पहले सेगमेंट में। हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की हैं कि बिलखुसूस FBR में अपने रेवेन्यूज़ को मोबिलाइज़ करने के लिए, बेहतर तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन इंप्रूव करने के लिए डिजिटलाइज किया जाए। FBR में बहुत से इकदाम का अनाउंस किया। पॉइंट ऑफ सेल उसका उस इकदाम अहम कदम है। उस सिलसिले में बड़ा डिटेल में हमने भी इस पर प्रोग्राम किया। पॉइंट ऑफ सेल की इंटीग्रेशन के हवाले से कहा गया था कि तकरीबन 15,000 इंटीग्रेशन हो चुकी हैं, लेकिन एक खबर रिसेंटली आई जिस खबर में बताया गया कि तकरीबन 16 अरब रुपए के ऐसे इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स यानी सेल्स टैक्स रिफंड्स पे किए गए ऐसे रिटेलर्स को जो लीगली नहीं थे अकॉर्डिंग टू द सेल्स टैक्स एक्ट और सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर के खिलाफ थे। और ये तकरीबन जो तादाद बताई जाती है कि तकरीबन मजमूई तौर पर 16 अरब रुपए के ऐसे सेल्स टैक्स रिफंड्स थे। ये खिलाफ इसलिए थे कानून के क्योंकि जो फाइनेंस एक्ट 2021 था उसके मुताबिक तकरीबन 60% वो रिटेलर्स जो कि इंटीग्रेट नहीं हुए हैं POS के साथ, पॉइंट ऑफ सेल के साथ, उनका 60% सेल्स टैक्स रिफंड रोकना था, डिनाई करना था। लेकिन यहाँ पर फुल टाइम जो फुल सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट्स हैं उन रिटेलर्स को दे दी गई। यहाँ तक हुआ कि एक रिटेलर को तकरीबन 32 करोड़ रुपए के टायर 1 का एक रिटेलर 32 करोड़ रुपए का रिफंड इलीगल हुआ। और इसी तरह एक और रिटेलर को मुख्तलिफ अकसात में तकरीबन 4 ट्रांचेस में 77 करोड़ रुपए के रिफंड्स जो है वो भेजे गए। तो ये जो पूरा रिफंड्स का मामला है ये तो एक स्कैम बन के सामने आ गया। कहा गया कि FBR के मातहत जो PARAL पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन जो कंपनी ये काम करती है, इनके अफसरान इसके जिम्मेदार हैं। FBR के जो चेयरमैन है उनका मौक़िफ़ भी इस हवाले से आया कि उन्होंने एक 20 ग्रेड के अफसर के मातहत एक इंक्वायरी भी बिठा दी है इस हवाले से। मेरे साथ कैसर अहमद शेख साहब जो कि रुकने कौमी असम्बली हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के मेंबर भी हैं, मौजूद है प्रोग्राम में साथ। कैसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। सरतोड़ कोशिशें, दावे, बयानात, लेकिन रिजल्ट तो कुछ और ही आ रहा है। उल्टा करप्शन बढ़ाइज करने की कोशिश में शेख साहब आप और आपकी कमेटी कोई नोटिस लेगी इसका, क्योंकि मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तक तो गया ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफान, जैसे कि मैं हमेशा अक्सर आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ कि FBR जो है वो सबसे बड़ा तो इदारा वही है रेवेन्यू का। अगरचे मैं मानता हूँ कि उसमें काफ़ी कोई कोशिश हो रही है, उसकी रिफॉर्म्स की कोशिश हो रही है। कैसर शेख साहब से राब्ता अगर हम दोबारा बहाल करते हैं, कैसर शेख साहब से राब्ता बहाल करते हैं। नाज़रीन, जो हमने फहरिस्त हासिल की थी उसके मुताबिक जो FBR का जो पहला STGO था, STGO यानी सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर था अगस्त 2021 में, उसके मुताबिक तकरीबन 6,762 के करीब रिटेलर्स थे जिनको 5 दिन का नोटिस दिया गया था कि वो आइदर इंटीग्रेट कर दें या फिर 60% अपने रिफंड्स लूज कर जाएं। फिर ये सितंबर के अंदर तकरीबन 467 नाम थे, अक्टूबर के अंदर 1230 थे और नवंबर के अंदर 605 नाम थे इस STGO में यानी सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर के अंदर शामिल थे, जिनको कहा गया था कि या तो इंटीग्रेट कर जाएं या 60% रिफंड जो क्लेम्स हैं वो डिनाई कर दिए जाएंगे। शेख साहब, आप FBR के बारे में बता रहे थे कि इंतहाई अहम इदारा है, लेकिन ये तो मामला कुछ और पलट हो गया डिजिटलाइज करने के चक्कर में और करप्शन बढ़ गई। जी, मैं बात कर रहा था जी जी कैसे साहब जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। नहीं आपको? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, फरमाएं। जी जी, मैं ये बात कर रहा था कि FBR में तो अभी बहुत गुंजाइश है। वहाँ देखो अभी भी हमारा
जो GDP का 10% भी FBR से रेवेन्यू नहीं हासिल हो रहा, हालांकि ये बहुत दुनिया में बहुत कम है ये मुल्क। और फिर हमारी करप्शन की तो कहानियाँ हर एक को पता है। अभी लेटेस्ट जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हमारी और रैंकिंग का दर्जा हमारा जो है और बहुत कम कर दिया, और 140वें मुल्क पे जो हम करप्ट हैं, हमारा मुल्क करप्ट है, जो ट्रांसपेरेंसी ने परसेप्शन दिया है करप्शन का। तो इन हालात में हम यही होगा कि जब तक और ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं होंगी। देखिए ना, ये करप्शन पहले दिन से है, जो उनको इख्तियारात है ना नीचे के लेवल पे, जो कमिश्नर्स को, जो उससे नीचे लेवल पे, तो वहाँ करप्शन ज़्यादा होती है। FBR के अंदर शायद करप्शन कंपैरेटिवली कम है, लेकिन अभी ये देखें ना, आप खुद ही पब्लिक अकाउंट कमेटी का बता रहे हैं कि जो रिफंड बनते नहीं थे, तो वो उन लोगों को 16 अरब तो बहुत बड़ी रकम है जो रिफंड कर दिए गए। तो सारी बातें यही हैं कि अब किसी का कल भी एक नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास हुआ, उस इजलास में भी एक रेफरेंस अप्रूव हुआ, वो तो साबका ऑफिशियल्स के खिलाफ है, जिसमें तकरीबन 11.25 मिलियन डॉलर्स का कुछ मामला है, जिसमें उनके मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस बना है। नैब ने कल रेफरेंस अप्रूव किया था। तो FBR दुरुस्त नहीं हो रहा शहजाद शेख साहब, वो किसी भी दौर हुकूमत में हो, आपका भी दौर था, ये भी है, मजमूई मामलात वही के वही हैं, बल्कि बिगड़ते जाते हैं। क्या वजह क्या है और किस तरह सही होगा, कौन इसे सही कर सकता है? फिर ये बहुत बड़ा मामला शुरू से ही देखें ना, FBR, मेरा FBR से जो वास्ता है ना, कोई 1980 में मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का जो FBR की कमेटी है उसका चेयरमैन था, कस्टम्स कमेटी का चेयरमैन था, और मुझे 42 ईयर्स हो गए इनसे राब्ता है मेरा। देखो ना, कोशिशें अपनी जगह पे, मैं ये नहीं कहता कि सारे बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं FBR में, लेकिन हमारा ये अगर नेट रिजल्ट देखा जाए तो वो खुद तस्लीम करते हैं कि करप्शन में कमी नहीं हुई, रेवेन्यू जिस तरह बढ़ना था, जितना हमारे टारगेट्स थे, वो रेवेन्यू नहीं बढ़ा। देखिए ना, जो हमने पीपल पार्टी के दौर में ख़त्म उन्होंने किया था, तो 1800-1900 अरब रुपए रेवेन्यू था, हमने उसको डबल करके कोई 3600 से 3800 के दरमियान कर दिया। अब ये डबल भी करें, कम से कम डबल हो, क्योंकि डॉलर तो 120 रुपए से 177 रुपया हो गया, तो वो बनता है कोई 7600 या 7300-7400 अरब रुपए बनता है। तो जो हासिल नहीं हो पा रहा, डिवैल्यू करने के बावजूद हासिल नहीं हो पा रहा। इंपोर्ट बहुत बड़ी तादाद में बढ़ गई है, हाईएस्ट इंपोर्ट जो है ना पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की तारीख में इतनी नहीं है, 72 अरब डॉलर की इंपोर्ट हो गई। लेकिन फिर भी वो डॉलर का रेट मैंने आपसे पहले बताया कि 120 से हो गया 177 हो गया, फिर भी रेवेन्यू नहीं बढ़ा और करप्शन ख़त्म नहीं हो रही। उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। कोशिश हो रही है, मैं ये डिनाई नहीं करता, क्योंकि FBR ने सर तोड़ कोशिश की, और चेयरमैन डॉक्टर इशफाक जो हैं वो बड़े विजनरी शख्सियत के मालिक हैं। मैं उनसे कई बार मिला हूँ और मैं समझता हूँ कि वो और बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन नेट रिजल्ट में आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि कोई इम्प्रूवमेंट अभी तक, इस हुकूमत ने तो बहुत दावे किए थे, लेकिन अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है। और ये पहले एक दिन का वाक़या नहीं है, पिछले मैं आपको 40-50 साल की तारीख बता रहा हूँ कि हम बादस्तूर कहते रहे कि FBR को जो कि सबसे जो रेवेन्यू मेन उसी ने हासिल करना है, उसको इम्प्रूव करें, वहाँ पे रिश्वत सतानी कम करें, वहाँ पे जो रुकावटें हैं उसको, जो रेड टेपिज्म है उसको ख़त्म करें। लेकिन अभी तक हम कामयाब नहीं हो पा रहे। इसको हमने सबको मिल के, पहले दिन से हमने इनको कहा था कि चार्टर, लेकिन कैसे सर, मैं ये बोल रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी तो कोई होनी चाहिए। अगर 16 अरब रुपए इज अ बिग अमाउंट, 16 अरब रुपए अगर रिफंड्स थे जो कि कानूनी तौर पर सेल्स टैक्स एक्ट के भी खिलाफ दे दिए गए, सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर्स के भी खिलाफ दे दिए गए, तो और वो भी दिए भी गए, और फिर देने के बाद उसके बारे में अगर वो एरर था, एरर इतना बड़ा एरर था, उसको वापस तो नहीं मिस्टेक को खत्म कर सकते, सजा जजा तो होनी चाहिए कोई, कैसा शेख साहब? बिल्कुल, सजा जजा भी होनी चाहिए। यही तो बात है कि अभी तक किसी को भी कुछ नहीं हुआ ना। आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े केसेस सामने है, ये मामूली बात, 16 अरब रुपए बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस है, और गलत दे दिया गया। अगर जिनका ड्यू ही नहीं था उनको आप दे देते हैं, जिनका ड्यू होता है उनके तो पैसे रुके रहते हैं। अब पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी वो डिले अपनी जगह पे है। लेकिन ये जब तक हम सज़ा और जज़ा का कंसेप्ट नहीं करेंगे, जैसे आपने कहा, और उनको करार वाकई सज़ाएं, देखो ना, ब्यूरोक्रेसी में तो कानून ऐसे हैं कि उनको सज़ा हो नहीं सकी।
एक्चुअली सही, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करेंगे कैसा शेख साहब, आपने वक्त दिया और इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करी हमसे इस अहम तरीन मामला। आपका शुक्रिया अदा करते हुए एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, जिसके बाद डॉक्टर इकरामुल हक साहब से बात करेंगे इसी अहम तरीन मामले के ऊपर, और जो कल नैब इजलास में हुआ रेफरेंस उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। ये बहुत बड़ा मामला है, 16 अरब रुपए का जो मामला है, ये सेल्स टैक्स रिफंड्स, ये एक नुकसान अलग हुआ कौमी ख़जाने को, इसके अलावा इसको आगे दुरुस्त करने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए, इस पर भी गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन एफबीआर के हवाले से एक अहम तरीन मामला आपके सामने रखा। एफबीआर के हवाले से ये रिसेंटली रिपोर्ट हुआ 16 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स जो कि गैर कानूनी तौर पर सेल्स टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट और सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर्स के बरखिलाफ इशू हुए, जिसमें ऐसे रिटेलर्स को जो कि इंटीग्रेटेड नहीं थे पीओएस के साथ, जो नया सिस्टम एफबीआर ने इंट्रोड्यूस कराया है, उनको भी सेल्स टैक्स रिफंड्स, फुल सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट्स मिल गई, जबकि अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 60% तक उनका, अगर जो इंटीग्रेटेड नहीं थे उनको डिनाई करना था उनका जो रिफंड था। लेकिन इसके बावजूद एक रिटेलर तकरीबन 32 करोड़ रुपए, एक को तकरीबन 77 करोड़ रुपए के रिफंड्स मिल गए। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये एफबीआर के मामलात दुरुस्त होने के बजाय मजीद बिगड़ रहे हैं क्या? जी, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं जी, कि इस तरह के लैप्सेस जो हैं उसके ऊपर अगरचे एफबीआर का रद्द-ए-अमल ये था कि रिफंड्स इशू नहीं हुए, मगर सिर्फ इनपुट का जो मसला है, मगर जाहिर है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनी, फिर उसकी रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है, और जो बुनियादी हक़ाइक़ ख़बर में दर्ज थे उसको भी उन्होंने जो है वो डिनाई नहीं किया है। तो इससे यही पता चलता है कि दरअसल ये जो बड़े सीरियस किस्म के लैप्सेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और उसके ऊपर कोई तदीदी कार्रवाई भी होती हुई नज़र नहीं आती। सिर्फ ये कि एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ख़बर की तरदीद कर देना और ये कहना कि इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, और ये कि उसको जो है वो जो लोग कवर करते हैं टैक्सेस को, उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, इस तरह की बातों से तो मसला हल नहीं होता। कोई अगर हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं तो फिर एफबीआर को सामने आकर बताना चाहिए कि दरअसल किसी किस्म के रिफंड्स इशू नहीं हुए हैं और इनपुट जो है वो नहीं दिया गया है गलत। तो हक़ाइक़ के साथ बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ महज अल्फाज के ज़रिए जो है वो अपनी जो बात को मनवाने की कोशिश की जाए। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि बात इंक्वायरी में मज़ीद वाज़े होगी, मतलब क्या ये डेलिबरेट एक्ट है या फिर ये इनकॉम्पिटेंस है, क्या है क्या ये इस पर? क्योंकि अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कस्टम ऑफिशियल्स के 45 मिलियन का रेवेन्यू लॉस उससे एफबीआर को हो गया, वो इस वजह से कि उनके पास बैंक गारंटीज थी, उन्होंने सही टाइम पे उनको कैश नहीं किया। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये कॉम्पिटेंस है या फिर ये डेलिबरेट करप्शन है, क्या है ये? दोनों तरीके से देखा जाए तो ये बात नाकाबिले फ़हम है कि अब बहुत से मामलात के अंदर जो है, जैसे आपने पिछले दिनों देखा कि ऐसे भी बात हुए जिसमें कि उन्होंने कहा जी ना तजर्बा कारी की वजह से हमने डिप्लोमेट्स का जो था पहले टैक्स जो था उनका लगा दिया, फिर उसको वापस ले लिया, और वो भी किसी लीगल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए नहीं लिया। इस तरह ये ख़बरें भी आईं जिसका जिक्र आपने किया कि बहुत से लैप्सेस हुए हैं, मगर फिर ये कहा जाता है कि जी ये हमने सिस्टम ने खुद डिटेक्ट किया है, मगर कहीं भी ये चीज़ वाज़ेह नहीं हो रही है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की गई हो और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फ़िक्स करने के बाद लोगों को सामने लाया गया हो। इस तरह आपने देखा कि नैब ने भी कल किसी के ख़िलाफ़ जो है वो केस की अप्रूवल दी है। तो इस तरह के मामला से ये चीज़ सामने आ रही है कि एफबीआर के अंदर अगर ना तजर्बाकारी है या सिस्टम्स के लैप्सेस हैं, जैसे आपने देखा कि इनका आईटी का सिस्टम जो है उसके ऊपर साइबर अटैक्स भी होते हैं, मगर वो अपग्रेड नहीं किया जाता। बाहर के अगर पाकिस्तान से बाहर एक्सेस करने की कोशिश की जाए साइट को, वो भी नहीं होती। और भी बहुत से मामलात हैं जिसमें बड़ी तकलीफ़ होती है देख कर के ऑटोमेशन के लिए और इन चीज़ों के सिस्टम के अपग्रेड करने के लिए बहुत से फंड्स मौजूद थे, फिर वो इस्तेमाल क्यों नहीं किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मिलाकर देखी जाए तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल और पिक्चर सामने आती है। सही। और ये बजाय दुरुस्त होने के बिगड़ रही है सूरत हाल, वजह इसकी क्या है इस पर इकरामुल हक साहब? क्या हुकूमत का विजन सही नहीं है या हुकूमत इम्प्लीमेंट सही नहीं कर पा रही अपने विजन को? क्योंकि कह तो बहुत कुछ है, वजह सब कहते बहुत कुछ है। जी, जाहिर है कि दावे तो बहुत होते हैं, मगर एफबीआर का तो यही मौक़िफ़ है कि
हमें ज़रूरी फंड्स नहीं दिए जाते हैं, हमारे को जो रिसोर्स हम इकट्ठे करते हैं उसका 1% भी हम पे खर्च नहीं होता है। सारी जो हमें बजट मिलता है वो भी हमारी सैलरीज पे ही खर्च हो जाता है। और इस लिहाज से एक मॉडर्न अदारा बनाने के लिए कलेक्शन का कोई तवज्जो नहीं है। और जब बात की जाती है कि आपके आईटी सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर वो क्यों नहीं खरीदे जाते, क्यों नहीं उसको जो है अपग्रेड किया जाता, तो वहाँ भी यही बात आती है कि